तो देखिए, हमें इस तरह से कितने प्रकार के मध्यवर्ती मिले, कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन और कार्बन फ्री रेडिकल। इसी तरह हमें कार्बीन्स मिलते हैं, नाइट्रीन्स मिलते हैं और एक और मध्यवर्ती मिलता है एराइन्स। तो ये हम 6 प्रकार के मध्यवर्ती हमें ऑर्गेनिक अभिक्रिया में मिल सकते हैं। इनके बारे में हम विस्तृत से जानेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में। कार्बन फ्री रेडिकल, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी एटम का जब या मॉलिक्यूल का जब समांश विघटन होता है तो दोनों ही एटम्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उनको हम कार्बन मुक्त मूलक कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया है, Cl2 का H न्यू मीन्स फोटॉन्स की प्रेजेंस में अभिक्रिया होती है और 2 मुक्त मूलक क्लोरीन के हमें मिलते हैं। ये अभिक्रिया हाई एनर्जी में होती है क्योंकि ज़्यादातर इस तरह जो है सिग्मा बॉन्ड्स टूटते हैं जो कि उच्च ऊर्जा युक्त होते हैं। तो ज़्यादातर ये अभिक्रिया हायर टेम्परेचर या सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। और ये जो मुक्त मूलक बनते हैं क्योंकि उच्च ऊर्जा युक्त होते हैं इसलिए बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं और ये आसानी से अगले दूसरे मॉलिक्यूल को अटैक करके नए मुक्त मूलक बना सकते हैं। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इनके प्रकार देखिए, कितने प्रकार के मुक्त मूलक होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन एटम, इनको हम एल्किल जो फ्री रेडिकल मिलता है हमको, उसमें मैथिल फ्री रेडिकल हो सकता है, प्राइमरी फ्री रेडिकल हो सकता है क्योंकि वो प्राइमरी एल्किल ग्रुप पर होगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो सेकेंडरी एल्किल ग्रुप पर होगा, इसी तरह टर्शरी मुक्त मूलक जो टर्शरी एल्किल ग्रुप पर होता है। इसी तरह एलिलिक और बेंजिल, इस तरह के हमें जो 6 तरह के हमें मुक्त मूलक मिलते हैं। इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी जब मुक्त मूलक बनता है तो वो बनते ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बदल जाता है। पहले उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकता है, लेकिन जैसे एल्किल ग्रुप्स हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन जैसे ही ये मुक्त मूलक में कन्वर्ट होते हैं इनका जो ज्योमेट्री है वो बदलकर टेट्राहेड्रल से प्लेनर हो जाती है और इनका जो संकरण है वो sp3 से sp2 हो जाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ये वापस अपनी ज्योमेट्री में आ जाते हैं, यानी sp3 से sp2 में आए और उसके बाद वापस जब ये नया पदार्थ बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, तो ये वापस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आ जाते हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मैंने आपको इसमें स्ट्रक्चर दिखा रखा है कि जो 3 sp2 में 3 जो बॉन्ड्स हैं वो तो sp2 सिंगल बॉन्ड है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से बने हैं, और इसके बाद इसके पास एक अनपेयर्ड या एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है pz, जो कि जिसके अंदर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। और जैसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है ये हाइब्रिडाइज हो जाता है और वापस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में देखिए, इसमें जैसा कि आपको पता है कि इसमें टर्शरी जो फ्री रेडिकल है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम स्टेबिलिटी सेकेंडरी की होती है, उससे कम प्राइमरी की, और उस सबसे कम जो स्टेबिलिटी होती है वो मैथिल मुक्त मूलक की होती है। इसका जो रीज़न है वो इसका एक्सप्लेनेशन है कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इसको हम अति संयुग्मन या हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें कि नो बॉन्ड रेजोनेंस होती है। इसमें मैंने आपको दिखाया है, देखिए कि जो अल्फा कार्बन होता है, यानी ऐसा कार्बन जिस पर मुक्त मूलक है, उसके नेक्स्ट जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन कहलाता है, और उस पर लगे हुए हाइड्रोजन्स जो हैं वो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं। तो ये अल्फा हाइड्रोजन्स नो बॉन्ड रेजोनेंस करते हैं, और ये जो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं ये नो बॉन्ड रेजोनेंस करते हैं और
इसको जो कार्बन मुक्त मूलक बियरिंग कार्बन था उसको स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। तो ये देखिए, इसमें मैंने आपको नोट्स भी दिए हैं इसके ग्रुप में, वो आप देखिएगा कि इसमें कार्बन का जो फ्री रेडिकल है वो हाइड्रोजन मुक्त मूलक लेके और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाकर ये कार्बन जो है ये स्थायी हो जाता है, और इस जो मुक्त मूलक है वो हाइड्रोजन के पास है। देन सेकेंड स्टेज रेजोनेटिंग फॉर्म में दूसरा हाइड्रोजन मुक्त मूलक लेता है, एंड थर्ड फॉर्म में तीसरा। तो इस तरह से जब एक अल्फा कार्बन है जिस पर 3 हाइड्रोजन्स हैं, तो हमें 4 अनुनादी संरचनाएं मिलती हैं। तो दिस इज अ प्राइमरी कार्बन मुक्त मूलक। लेकिन अगर सेकेंडरी मुक्त मूलक होगा तो उसमें 2 एल्किल ग्रुप्स होंगे, जिसमें 2 मैथिल ग्रुप्स अगर लगे हुए हैं तो हमें +3 यानी 4 + 3 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। और अगर टर्शरी मुक्त मूलक है तो हमें 9 + 1 10 रेजोनेटिंग फॉर्म्स मिलेंगी। और आपको पता है जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होती हैं उतना ही ज़्यादा इनका स्थायित्व होगा। इसलिए टर्शरी मुक्त मूलक सबसे ज़्यादा स्थायी होगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं बनाएगा। देन आता है एलिलिक। एलिलिक कार्बन जो होता है दैट इज डबल बॉन्डेड कार्बन्स के नेक्स्ट जो सैचुरेटेड कार्बन होता है वो एलिलिक कार्बन कहलाता है। और उस पर से अगर कोई ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया है तो ग्रुप या कोई हाइड्रोजन, तो ये जो कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज था वो मुक्त मूलक युक्त हो जाता है। उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मुक्त मूलक बनते ही इसकी ज्योमेट्री भी sp2 में बदल जाती है। तो इसके पास डबल बॉन्डेड कार्बन थे जो ऑलरेडी sp2 हाइब्रिडाइज थे, और अब ये मुक्त मूलक भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हो गया। तो इनकी क्योंकि तीनों की ज्योमेट्री एक सी है और डबल बॉन्ड और मुक्त मूलक के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन होने पर अनुनाद की संभावना बन जाती है। तो इसमें देखिए कॉन्जुगेशन के साथ अनुनाद होगा, और जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होके इधर लेफ्ट में आ जाएगा थर्ड कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में, और मुक्त मूलक जो है वो फर्स्ट और सेकंड के बीच में चला जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने आपको दिखाया है कि इसमें अनुनाद होता है। अनुनाद के कारण इसका स्थायित्व हो जाता है। जितना ज़्यादा अनुनाद होगा, जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उतने ही ज़्यादा इसकी स्थायित्व होता है। इसी तरह बेंजल में देखिए, बेंजल में भी यही स्थिति है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है बेंजीन रिंग में, और CH2 जो ग्रुप लगा हुआ है, मैथिल ग्रुप जो पहले होता और उसमें होमोलिटिक फिशन हुआ, तो बेंजिल मुक्त मूलक हमको मिला। तो ये मुक्त मूलक भी इस डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आ जाता है, और उसकी भी क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और बेंजीन के 6 कार्बन्स भी sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में हैं, तो ये अनुनाद दिखा सकते हैं, और इस तरह से इनके 5 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। तो एलिलिक कार्बन से ये ज़्यादा स्थायी हो जाता है, और इस तरह से जो मुक्त मूलक है, कार्बन मुक्त मूलक है, वो अपने स्टेबिलिटी को दर्शाते हैं। और इनके ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या रहेगा? मैथिल की हाईएस्ट, देन सेकेंडरी की उससे कम, प्राइमरी और सबसे कम मैथिल की। इसके बाद एलिलिक की हाई रहेगी, ऑफ कोर्स इनसे हाई रहेगी, और इसके बाद जो सबसे हाईएस्ट है दैट इज ऑफ बेंजिल फ्री रेडिकल। तो दिस इज अबाउट फ्री रेडिकल। थैंक यू।